नमस्कार। वंदनवार की इस कड़ी में मैं आप सभी रसिक श्रोताओं का स्वागत करता हूँ। आओ करें दिन की शुरुआत, संग करें संगीत की बात। आया है लेकर उपहार वंदनवार, 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 वंदनवार। संगीत एक ऐसी दिव्य कला है जिसके कई ज़रूरी पहलू हैं। हम और ख़ास करके हमारी युवा पीढ़ी इन पहलुओं पे कुछ ख़ास ध्यान नहीं देती, मगर आज के दौर में संगीत महज मनोरंजन का माध्यम बन के रह गया है। हमें प्रकृति के इस बहुमूल्य वरदान से रूबरू होने की बहुत आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को पूर्ण करते हुए गंधर्व इंस्टीट्यूट ऑफ वोकल एक्सीलेंस आपके लिए लेके आया है वंदनवार। आज के एपिसोड के पहले सेगमेंट में हम मिलेंगे प्रदेश के जाने माने संगीतज्ञ एवं संगीतकार पंडित बलवंत पौराणिक जी से। नमस्कार सर, मैं आपका वंदनवार के इस कड़ी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपकी अब तक की संगीत की यात्रा कैसी रही है? मेरी संगीत की यात्रा में बहुत सी यादें हैं और जब मैं 6 साल का था तब से मैं संगीत में हूँ और मैंने गायन जो सीखा हुआ है वो भी मतलब बड़े संघर्ष करके जी। और बड़े बड़े गुरुओं से मैंने संगीत सीखा हुआ है। बहुत सारे युवा कलाकार हैं जो संगीत में अपना भविष्य देखते हैं, उसमें रुचि रखते हैं। तो शास्त्रीय संगीत की महत्वपूर्णता उनके उस सफ़र में मतलब कितनी उनको मदद करेगी, कितनी महत्वपूर्ण है शास्त्रीय संगीत? शास्त्रीय संगीत शब्द बोला जी। तो शास्त्रीय मतलब पहले शास्त्र है, संगीत बाद में है। तो शास्त्र का ज्ञान पहले होना चाहिए। यदि शास्त्र अच्छा है तो ही वो गायन संगीत अच्छे से सीख सकता है। बिल्कुल। और क्योंकि अच्छे गुरु के पास में ही तालीम लेना होती है, क्योंकि मैंने ये देखा कि फेसबुक पे क्या, व्हाट्सएप पे क्या, ऐसे कई लोग हैं कि जो उतने तालीमशुदा नहीं है जी। उनको मतलब अभी वो स्तर पे वो आए नहीं है कि वो सिखाएं, मतलब फिर भी वो लोग सिखा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। और यदि जो सही तालीमशुदा सही गुरु के पास में सीखा हुआ यदि कोई है तो फिर वो क्लास ले। तो चलिए अब हम हमारे इस एपिसोड के आज के विषय के बारे में बात करते हैं, जो कि है राग यमन। मैं आपसे राग यमन के बारे में कुछ बातें जानना चाहूँगा। राग यमन ये जो है, ये राग बहुत ही एक सरल और साधारण राग है। अधिक से अधिकतम लोगों को मालूम है राग यमन क्या होता है। वैसे राग यमन के 4 नाम हैं। वैसे अनेक राग हैं, मतलब जिनके कई नाम होते हैं। तो मैंने ये देखा कि गुरु जो है वो ये नहीं बताते हैं। मुझे भी पहले मैं भी नहीं बताता था पर क्या है कि मुझे पंडित जसराज जी ने बोला कि अरे ये आप लोग जो सिखाते हो तो उसमें ज़रा बाकी की जो जानकारी है राग के बारे में, संगीतकारों के बारे में, तो वो भी आप बताया करो करके। तो तब से फिर मैंने शुरू किया कि मैं जो एक एडिशनल जानकारी जो होती है वो भी मैं बताता हूँ। तो राग यमन के 4 नाम हैं जी। एक तो है यमन पहला, फिर एक नाम है ईमन। ईमन। ईमन तो ईमन यानी भातखंडे जी ने जो लिखा है लक्षण गीत, सब गुनी जन ईमन गात, तो ईमन ये भी नाम है इसका। फिर क्या है, वेस्ट बंगाल में है और बहुत से मुस्लिम जो कलाकार लोग हैं, बड़े कलाकार हैं, तो वो क्या है इसको यमन नहीं बोलते हैं, वो लोग एमन बोलते हैं। एमन। हाँ, ये पूछेंगे तुमको एमन आता है क्या, या एमन के बारे में बताओ, तो एमन ये नाम है। इसका वास्तविक जो नाम है वो यामुनी है। यामुनी।
यामुनी ये नाम है जी। क्योंकि ये यमुना किनारे पे जो स्वामी हरदास जी जो थे, जी जी। उन्होंने बनाया हुआ ये राग है। अच्छा। राग तो ये यामुनी का हो गया यमन, जबकि वो यामुनी है। और यमन कल्याण यानी यामुनी कल्याण था वो, और इसका ठाट कल्याण है। पहले इसको कल्याण कहते होंगे, पर अभी तो कल्याण ठाट के अंतर्गत ही आता है। जो वैष्णवन की 52 वैष्णवन की वार्ता करके ग्रंथ है। जी जी। और जो कृष्ण मंदिरों में, नंद का घर कहते हैं उसको, कृष्ण मंदिरों में जो 8 प्रहरों की जो सेवा होती है, जी। मंगला आरती वगैरह, तो 8 प्रहर में जो गायन वाले जो पद हैं उनके, उसमें एक भी राग यमन में नहीं है। हाँ, ये उसका प्रमाण है। मतलब तो 8 में वो जो कोई भी जाके चेक कर सकता है इस बात को कि उनके इसमें राग यमन में नहीं है। मल्हार में है, सारंग में है, दरबारी वगैरह, मालकंस, बसंत, बहुत से रागों में मिलेगा। तो ये तब से फिर अब यमन हो गया वो यामुनी का, फिर यमन करके बाकी लोग गाने लगे। और अभी ये हम देखते हैं कि फिल्मी गानों में भी बहुत से गाने जो हैं वो राग यमन में हैं, और भजन गज़लें ये राग यमन में है। ये बहुत ही सर्वसाधारण राग है, बहुत ही मधुर राग है। जी, मैं वंदनवार की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने जो भी ज्ञानवर्धक बातें आज बताई, उसका निश्चित ही हमारे युवा कलाकारों और श्रोताओं में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ उन्हें सब समझ में आया होगा और वह इसे अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से हमें राग यमन के बारे में अनोखी जानकारियाँ मिली। अब हम इस एपिसोड की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम जानेंगे राग यमन के हीलिंग एस्पेक्ट्स के बारे में। इस एस्पेक्ट के बारे में और जानने के लिए हम आपको लेके चलते हमारे स्टूडियो, जहाँ पे हम मिलेंगे डॉक्टर दिलीप मणि जी से, जो कि सुप्रसिद्ध म्यूज़िक हीलर एंड म्यूज़िक थेरेपिस्ट हैं। नमस्कार सर, वंदनवार के पहले एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे म्यूज़िक के थेरेपी के एस्पेक्ट्स को, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी म्यूज़िक के थेरेपी के एस्पेक्ट्स को लेके अनभिज्ञ है। तो क्या आप हमें थोड़ा विस्तार में बताएंगे? म्यूज़िक हम अक्सर सुनते रहते हैं, एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन हम कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। म्यूज़िक को एज ए एंटरटेनमेंट पर्पस सुनने के अलावा म्यूज़िक में बहुत सारी हीलिंग इफ़ेक्ट भी जुड़ी होती हैं, जिस पे हम बहुत कम ध्यान देते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम कोई भी काम करें, उस काम को जब हम करें और कोई भी म्यूज़िक, कोई भी गाना, कोई भी म्यूज़िक बैकग्राउंड में चला के अगर हम उस काम को करें, तो आप देखेंगे कि उस काम करने की जो क्षमता है या द वे वी डू द वर्क, जिस तरीके से वो हम काम को, या जो आउटकम आएगा या जो आउटपुट आएगा उस काम में, बेहतर आएगा म्यूज़िक सुन के अगर हम उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से म्यूज़िक का कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हर जगह हेल्प होता है। जैसे एक बहुत पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। बहुत पहले एक रिसर्च में ये देखा गया कि एक क्लासरूम को 2 में डिवाइड किया गया, ए एंड बी, और उस क्लासरूम में एक एग्जाम कंडक्ट किया। ए को म्यूजिक सुनाया, बी को बिना म्यूजिक के एग्जाम देने के लिए कहा गया। एग्जाम होने के बाद ये देखा गया कि जिस ग्रुप ने म्यूजिक सुन के एग्जाम दिया, उसका जो आउटकम आया था, उसका जो परफॉर्मेंस था, बहुत ही बेहतर था बी के मुकाबले जिसने बिना म्यूजिक सुने एग्जाम दिया था। इस इफेक्ट को कहते हैं मोजार्ट इफेक्ट, जो आज भी फॉलो होता है और आज भी ये लागू होता है और बहुत इफेक्टिव है। और मैं भी
इस इफेक्ट को मानता हूं और इसको बहुत फॉलो करता हूं। तो कहते हैं ना कि म्यूजिक एंटरटेनमेंट के लिए है, एंटरटेनमेंट पर्पस होना चाहिए, लेकिन एंटरटेनमेंट के अलावा भी म्यूजिक में बहुत सारी चीजें हीलिंग पर्पस, हीलिंग इफेक्ट्स जुड़ी होती हैं, जिनको हमें ध्यान देना चाहिए और जिसको हमें यूज टाइम टू टाइम करना चाहिए। लॉकडाउन में मैंने एक यही मोजार्ट इफेक्ट को एक छोटे से तरीके से मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। मेरे पास उस टाइम पे बहुत फोन्स आए थे हाउसवाइफ्स या गृहिणियों के कि हम पूरे घर के काम कर करके हम परेशान हो गए हैं, हमसे हो नहीं रहा। तो मैंने उन लोगों को करीब 12-15 का एक ग्रुप था, उन पे एक रिसर्च किया था। उनको मैंने ये बोला, आप कुछ मत करें, आप एक म्यूज़िक या रेडियो लगा दें बैकग्राउंड में, फिर आप काम करें, 1 हफ्ते इसको यूज़ करें, फिर आप मुझे अपना फीडबैक दें। इन लोगों ने रेडियो या कोई म्यूज़िक या कोई गाना लगाया और अपना नॉर्मल घर का जो डे टू डे रूटीन काम होता है वो किया, और फिर 1 हफ्ते के बाद इन्होंने सबने फीडबैक दिया कि पहले के मुकाबले हमने काम किया। पहली बात, हमें थकान नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2, काम करने में हमें बहुत आनंद मिला। दूसरा, काम कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ हमें पता ही नहीं चला। इस तरीके से एक रिलैक्स्ड मोड में हमने काम किया। तो कहीं ना कहीं से म्यूजिक, अगर हम हर चीज में कहीं ना कहीं से हम अपने काम में डेली डे टू डे रूटीन में जोड़ेंगे, तो हम जो भी काम करते हैं उसका आउटकम या आउटपुट जो आएगा, जो नतीजा जो आएगा, उसमें हमेशा एक बेहतर चीज हमको देखने को मिलेगा। तो सर, राग यमन किस तरह से हमें मेंटली और फिजिकली बेनिफिट करता है? आज का जो राग है, राग यमन, राग यमन बहुत ही मीठा राग माना जाता है। सबसे मीठा राग यमन माना जाता है। ये कल्याण फैमिली या कल्याण थाट से ताल्लुक रखता है। ये जो राग है, इस राग का एक जो इमोशन या एक जो फीलिंग जो होती है, देखिए हर राग का कोई ना कोई एक फीलिंग होता है। इस राग में एक भक्ति भाव या डिवोशन की फीलिंग इसके अंदर से झलकती है या दिखती है या महसूस होती है। इस राग का नॉर्मली जो सुनने का या गाने का जो समय है वो होता है लेट इवनिंग। लेट इवनिंग मतलब 6:30 शाम के बाद जो समय होता है उसको नॉर्मली हम डिफाइन करते हैं लेट इवनिंग। और इस राग को कहीं ना कहीं से हम सुने या हम इसको गाएं तो मन को शांति, माइंड रिलैक्स तो होता ही है। एक और चीज इसमें देखा गया है कि इस राग को अगर हम लगातार सुने तो हमारे अंदर जो एक ईगो फीलिंग रहती है, ईगो, अहंकार जो हमारे अंदर रहती है, वो धीरे 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 कम होती जाती है। इस राग को बार बार हम जब सुनते जाएंगे तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हीलिंग इफेक्ट इस राग से जुड़ा है। राग यमन के साथ क्या आप अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हमें बताएंगे? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने जो इस राग में जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, इस राग से मैंने ये देखा है कि अटेंशन, फोकस और कंसंट्रेशन मैंने अपने क्लाइंट्स को, मेरे से जो लोग जुड़े हैं उन लोगों को मैंने इम्प्रूव किया है। कैसे किया है वो मैं आपको बताता हूँ। इस राग से आधारित कोई भी म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल हो, भजन हो, कोई भी नॉर्मली म्यूजिक हो, उसको मैंने मेरे जो बच्चे हैं जुड़े या जो भी मुझसे जुड़े हैं, मैंने उनको ये बोला कि आप कोई काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो आप इस राग को इवनिंग टाइम में उसको लगा के आप पढ़ाई करें। तो ये देखा गया है कि उनकी पढ़ाई करने की क्षमता, फोकस और अटेंशन पढ़ने में ग्रेजुअली इम्प्रूव हुई है और उनका जो है पढ़ाई के प्रति मन ज़्यादा लगने लगा। मैंने स्पेशली अपने जो बच्चे हैं उनके साथ मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है और उनको मैंने यही सलाह दिया है
आपको मन नहीं लग रहा पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाई करो, ये राग को आप लगाएं और उसके बाद आप अपनी जो है जो भी नॉर्मल आपकी रूटीन पढ़ाई हो या होमवर्क हो या जो भी आप कर रहे हैं, इवन आप कोई कलरिंग, पेंटिंग, ड्राइंग भी, आप कोई क्रिएटिव एक्टिविटी भी आप कर रहे हैं, उस टाइम पे आप इस राग को क्लासिकल, इंस्ट्रूमेंटल या वोकल या भजन कुछ भी हो, उसको आप लगा दें और फिर आप अपना काम करें, अपना कार्य करें, तो आपको अपने आप एक डिफरेंस दिखेगा। और वाकई में जैसे जैसे इन बच्चों ने, इन लोगों ने उसको सुना और अपना काम किया, स्टेप बाय स्टेप उनके फोकस में, अटेंशन में, उनके पढ़ाई के तरफ उनके इंटरेस्ट में, क्रिएटिव एक्टिविटी के तरफ उनका रुझान धीरे 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 हर चीज में बदलाव आया है। पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट हर तरीके से देखा गया है। इस तरीके से राग यमन की ये सब खासियत होती है। आप भी इसको सुने, महसूस करें और फिर अपने फीडबैक, अपने एक्सपीरियंस को मुझसे शेयर करें और मैं आपको और आगे इस तरीके से गाइड करता रहूँगा। सर, आपने जो भी हमें जानकारी दी है वो निश्चित रूप से हम सभी के लिए बहुत लाभकारी होगी। वंदन बार के एपिसोड में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम। रागी जो सुनाए राग मधुर, रोगी को मिले आराम। इसी बारे में डॉक्टर दिलीप मणि जी ने हमें बहुत खूबसूरती से समझाया है। दोस्तों, राग यमन को फिल्मी संगीत में भी बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है और इसी बारे में हमें समझाएंगे श्री शांतनु दीक्षित जी। चलिए उनसे मिलने हम अपने स्टूडियो चलते हैं। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे ओ मन रे तू काहे न धीर धरे। जरा सी आहट, और ऐसे ही न जाने कितने गाने। बाहरी रूप से ये सब अलग अलग सुनाई पड़ते हैं, लेकिन इनमें एक इनकी रूह एक ही है। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। मेरा इशारा है आज के हमारे टॉपिक पे, यानी कि राग यमन। ये सभी गीत राग यमन पर आधारित हैं और राग यमन एक ऐसा राग है, जब भी कोई नया छात्र या स्टूडेंट सीखने आता है तो सबसे पहले उसे राग यमन से ही सिखाया जाता है। उसका रीज़न शायद जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये है कि सातों शुद्ध स्वरों के बीच में जब ये तीव्र मध्यम एक आता है तो कुछ अलग ही प्रभाव पैदा करता है, जो शायद नए बच्चे को, जिसको संगीत के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, वो जब एक्सपोज होता है म्यूज़िक के लिए तो उसको ये राग बहुत ये सबसे अच्छी उपमा अगर इस राग की दूँ तो ये कि ये बहुत अट्रैक्टिव राग है। जब इसकी संगति आती है, सारे गा मा गा रे रे गा रे रे
तो जो मध्यम तीव्र है वो एक ऐसा जादू फैलाता है कि छात्र जो है उसको और संगीत को सीखने में उसकी रुचि और बढ़ जाती है। तो कभी राग यमन से संबंधित कोई आपके अनुभव हो किसी गीत को लेके, कोई ऐसा गीत जो बरसों से आपके साथ हो और उससे कई यादें, क्योंकि अक्सर संगीत से हमारी यादें जुड़ जाती हैं, तो कुछ ऐसा हो तो ज़रूर शेयर करें। बिल्कुल प्रसन्न, मेरे को लगता है जैसे जो आप बात बोल रहे हैं कि बचपन में हमें सबसे पहले जब संगीत से हम रूबरू होते हैं तो यमन से हमें पहली बार रूबरू कराया जाता है, तो मैं उस बात को बहुत अभी महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि बचपन में हम साइंस या नियम में ज़्यादा घुसते नहीं हैं। हमको जो चीज़ हमारे दिल के करीब होती है, क्योंकि बहुत प्योरिटी रहती है हमारे अंदर, और जो चीज़ बिल्कुल हमें साक्षात्कार कराती है, हमें एकदम इंस्टेंट कनेक्ट हो जाते हैं हम उससे। तो मुझे आज भी याद है कि जब मैं शायद 12 या 13 वर्ष का रहा होऊंगा, तो मैं नहीं जानता था, क्योंकि संगीत सीखता नहीं था, तो यमन तो ऐसा नाम सुना नहीं था मैंने। लेकिन जब ये गीत मेरे कानों में पड़ा, और एक बड़ा सा हमारे स्कूल में कार्यक्रम था, और जब ये गीत मैंने सुना तो मैं आंख बंद करके सिर्फ उस उम्र में भी मैं सिर्फ रो रहा था, मेरे आंसू बह रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने मेरे भगवान हैं। मैं उनको देख पा रहा था, मैं उनको महसूस कर पा रहा था, और वो पल आज भी मेरे साथ अभी तक जीवंत है। वो गाना था तुम आशा विश्वास हमारे। वाह वाह। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये राग की विशेषता है, और दूसरा जब हम शब्द उस पर सही लाते हैं, और जब उस भाव से उसे अभिव्यक्त किया जाता है, तो उसको एक अलग ही रंग चढ़ता है, और वो हमारे आत्मा से हमें जोड़ता है। तो इस गाने में ज़रूर वो विशेषता है कि जब ये गाना बना होगा तो एक आध्यात्म के पल में बना होगा। बिल्कुल, जो सुन रहे हैं उनको बता दूं, बहुत ही खूबसूरत गीत है जी। और पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने ये गीत लिखा है, और जयदेव साहब ने राग यमन को आधार मानकर इसकी कंपोजिशन की है। आधार मानकर मैंने ख़ास इसलिए कहा जी, कि किसी गीत का यमन में होना और किसी गीत का यमन पर आधारित होना, इसमें काफ़ी फ़र्क है शास्त्र के हिसाब से। क्योंकि फिल्म में एक भाव प्रधानता होती, तो इसलिए भाव को प्रधान रख के, लेकिन ऑफ कोर्स एक राग को आधार मानकर, तो जयदेव साहब ने बहुत खूबसूरती से लता जी ने गाया। खैर क्या ही कहें, बिल्कुल क्यों नहीं। और प्रसन्न, इस गीत में जो बात कही गई है वो कभी पुरानी नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लगता है। वो आज भी हर पल ये गीत नया है हमारे लिए, और जब भी हम ये गीत सुनेंगे, गुनगुनाएंगे, हमें एक अंदर से हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है ये गीत सुनने पर। तो शायद ये विशेषता ख़ासतौर पे जो यंग हमारे लिसनर्स हैं उनको ये जानना है कि शब्द का जो लिरिक्स है उसका कितना प्रभाव है, कि जब हम सोचते हैं, लिखते हैं, हमारे जो भाव है वो हमेशा नए बने रह सकते हैं। संगीत में ये पावर है कि जब भी हम इस गीत को सुनेंगे हम उसे नया ही पाएंगे, कभी पुराना नहीं होता है। ये एक और बहुत ख़ास पहलू है संगीत का, जैसे आपने कहा आपकी कुछ यादें जुड़ी हैं, ऐसा हम सबके साथ आपने ख़ास तौर पर देखा होगा, लोग अक्सर कहते हैं, किसी भी उम्र का हो, वो हमेशा ये कहता है कि यार हमारे ज़माने का संगीत जी, हमारे, वो क्यों कहता है, संगीत तो हर दौर में बदलता ही रहता है। जो जिस ज़माने का बोल रहे हैं उस ज़माने के किसी व्यक्ति से बोलेंगे तो नहीं हमारे ज़माने का अच्छा था, तो ये चलता रहता है। ज़रूर। लेकिन वो उसके पीछे क्या रीज़न है, तो बहुत सोच विचार के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति की लाइफ में एक गोल्डन पीरियड होता है। वो उसका बचपन भी हो सकता है या उसके कॉलेज के दिन, उसके बाद तो इंसान बहुत सी चीज़ों में उलझ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो कोई पर्टिकुलर गाना या संगीत जो है उस दौर का उनका सुना हुआ कहीं ना कहीं एक फ्लैश बटन जैसा काम करता है, कि जब वो बूढ़े भी हो जाते हैं, बहुत उम्र दराज हो जाते हैं, कभी ऐसे रेडियो पे वो गाना बजा तो एकदम से एक ही झटके में उनकी वो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो वो दैट इज़ द पावर ऑफ राग। और बिल्कुल आपने जो बात बोली कि ये
संगीत का पहला पड़ाव इसी यमन से ही शुरू होता है और वो हम सबके लिए आज इतना रिलेवेंट है क्योंकि हम कितनी भी उम्र प्राप्त कर लें, हम ये महसूस करेंगे कि हमारे अंदर एक, हम सब के अंदर, चाहे वो बुज़ुर्ग हों या बच्चा हो, हम सब के अंदर वो बचपन हमेशा रहता है। तो इसलिए ये राग हमें इतनी रियल लगती है क्योंकि जब हम इस राग की विशेषता है कि जब हम इसे सुनते हैं तो ये हमें साक्षात्कार कराती है, हमें खुद से मिलाती है क्योंकि बहुत प्योर है, सलीन है और हमारी आत्मा भी बिल्कुल ऐसी है कि बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल सुर्ख है। तो इसलिए जब हम इसको सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम खुद से मिल रहे हैं, तो हमारा अंदर का जो बचपन है वो दोबारा जाग जाता है और एक नई आशा हमारे अंदर जागती है। तो क्यों नहीं ये गाना ज़रूर आप एक बार सुनाएं? ये गाना मुझे लगता है कि हम सबको गुनगुनाना चाहिए क्योंकि आज के दौर में जब हम सब अपने ज़िंदगी में थोड़े से परेशान रहते हैं, बोझ रहता है हमारे ऊपर, जैसे ही हम ये गाना सुनते हैं तो शायद हमारा मन प्रफुल्लित होता है, हम नई आशा के साथ, और हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो हैं हमारे पीछे, जो हम जिनको भी इष्ट मानते हैं या जो गुरु मानते हैं, वो कोई है हमारे पीछे जो दिव्य है और जो हमें पीछे से ये आश्वासन दे रहा है कि मैं हूँ, राइट। तो ये गाना आप ज़रूर सुनिए और इसके शब्दों पर बहुत ध्यान दीजिए। तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे रामा, तुम आशा विश्वास हमारे, तात मात तुम बंधु भ्रात हो, दिवस रात संध्या प्रभात हो, दीपक सूर्य चंद्र तारक में रामा, तुम ही ज्योति प्रकाश हमारे रामा, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। तो इस गाने के साथ हम ये आपसे आशा करते हैं कि ये जब भी आप ये गीत सुने या ऐसे खुशनुमा गीत सुने तो आपको ज़रूर यमन की याद आए और आप यमन के साथ अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी से जिए और ये खुशियाँ जो आपके अंदर आएंगी उसको सब में इस यमन के रंगों की बूंदें सबके साथ बांटें। तो दोस्तों, इस सेगमेंट के साथ हम देते हैं आज के एपिसोड को एक छोटा सा अल्प विराम। अगले हफ्ते हम नए एपिसोड में आपके लिए एक नया राग लेके आएंगे। तब तक के लिए हम आपको छोड़े जाते हैं इस गीत के साथ। धन्यवाद। सांसों में तुम आते जाते, एक तुम्ही से है सब नाते, सांसों में तुम आते जाते, एक तुम्ही से है सब नाते, जीवन वन के हर पतझर में रामा, तुम ही मधुमास हमारे रामा,
तुम आशा विश्वास हमारे। तुम ही सब में है, तुम में सब, तुम ही भव हो तुम ही रब। अश्रु हमारी आँखों में तुम रामा, तुम होठों पर हास हमारे रामा। तुम आशा विश्वास हमारे। तुम धरती आकाश